दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी इलाके के लोगों को ये महसूस होने लगे कि जो उनकी आवाज़ है सत्ता तक पहुंच नहीं रही, उनके भविष्य से जुड़े जो फैसले हैं उनसे बिना पूछे ले लिए जा रहे और उनकी पहचान भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही, तो आखिर वो करेंगे क्या? यही सवाल जो आज पूरे देश में लद्दाख को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लगातार लद्दाख खबरों में कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, तो कभी भूख हड़ताल और कभी वहाँ के लोकल पर्सन की लोगों की संवैधानिक अधिकारों की मांग। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि लद्दाख के लिए एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है, जिसे फिलहाल हिल काउंसिल एक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371 को लेकर के चर्चा तेज हो गई। अब ये 371 क्या है, तो आखिर अनुच्छेद 371 है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इसका संबंध कभी हटाए गए अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 370 से भी है। लद्दाख को भी जो मतलब मैं आपको बता दूं, किसी विशेष संवैधानिक सुरक्षा की तैयारी हो रही है लद्दाख के बारे में, और अगर ऐसा होता है तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में रियल में क्या बदलाव आएगा। इन सभी सवालों का जो जवाब है आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, किसी कानूनी या कठिन शब्दों में नहीं, बल्कि ऐसे उदाहरण के साथ कि पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए, आपको सब समझ में आ जाए। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 में। साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उस समय जैसे मैं आपको बता दूं, लद्दाख की बात करूं अगर, तो देखिए दर्जा तो मिला था, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन भी हो गया। वहाँ के बहुत से लोगों ने इस फैसले का बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि उनका मानना था कि कई सालों से उनकी ज़रूरतों पर, विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था, क्योंकि बिल्कुल कंफर्म नहीं था वहाँ का कुछ। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि अलग प्रशासन बनने के बाद फैसले तेजी से होंगे, हमारे हित में होंगे और हमारा विकास भी होगा। लेकिन समय बीतने के बाद वहाँ के जो कई लोकल स्थान जैसे संगठन हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने फील किया कि उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो जैसे कि मांगे हैं अभी भी अधूरी हैं। कोई सुनने वाला नहीं है उनकी बातें, मांगों को। उनका कहना था कि प्रशासनिक ढांचा बदलने के बावजूद वहाँ के स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है पहले जैसी मजबूत नहीं हो पाई है। इसी वजह से अलग अलग मंचों पर आवाज़ उठाई जाने लगी। इन्हीं आवाज़ों में एक प्रमुख नाम है सोनम वांगचुक, जो कि आपको पता होगा 3 इडियट मूवीज़ के लिए मेन कैरेक्टर उन्होंने रोल किया था, इसने आमिर खान ने उन्हीं का रोल प्ले किया था सोनम वांगचुक का। शिक्षा जैसे कि एजुकेशन, नवाचार और पर्यावरण जैसे कि एनवायरमेंट के एरिया में उनके काम को लेकर के देश और दुनिया में पहचान मिली है। और मैं आपको बता दूं, पिछले जैसा कि कुछ समय से लद्दाख से जुड़े कई मुद्दों को लेकर के लगातार वो अभियान भी चला रहे हैं। उनका कहना है कि विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास जो कि वहाँ की लोकल संस्कृति, पर्यावरण और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करे, उनका हनन न करे। और यहीं से एक नई बहस शुरू हो जाती है, आखिर लद्दाख के लोग चाहते क्या हैं। उनकी प्रमुख मांग ये है कि भाई वहाँ के जो स्थानीय लोगों को अपने एरिया से जुड़े फैसलों में अधिकार मिले, हक मिले कि वो अपने फैसले ले सकें। उनका मानना है कि ज़मीन, रोजगार, संस्कृति और प्राकृतिक जो संसाधन हैं जैसे कि उन पर स्थानीय जो समुदाय की भूमिका मजबूत होनी चाहिए, वहाँ के लोग खुद से अपना फैसला ले सकें, सरकार का उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। साथ में ही प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें उनकी जो आवाज़ है प्रभावी तरीके से सुनी जा सके। अब सरकार भी इस दिशा में नए विकल्पों पर विचार करती है और विचार करती दिखाई दे रही है। चर्चा है कि भाई लद्दाख के लिए, अगर मैं आपको बताऊं, चर्चा है कि लद्दाख के लिए एक नया हिल काउंसिल मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसमें वहाँ के जो लोकल स्थानीय परिषदों को सबसे पहले से अधिक अधिकार दिए जाएंगे। और इसी कारण से अनुच्छेद 371 मतलब कि अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची का नाम बार बार सामने आ रहा है। लेकिन क्या छठी अनुसूची और अनुच्छेद 71 371 एक ही चीज़ है? क्या दोनों का उद्देश्य एक जैसा है, समान है? और अगर लद्दाख के लिए नया मॉडल लागू होता है तो उसका वास्तविक असर किस पर पड़ेगा, क्या होगा? आगे हम इन्हीं सभी सवालों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे, ताकि वीडियो खत्म होने तक
आपके मन में कोई भी डाउट बाकी न रहे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर लद्दाख के लोगों की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। वो बार बार छठी अनुसूची तथा ये जो विशेष संवैधानिक व्यवस्था की बात क्यों करती हैं। जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब लोगों को उम्मीद थी कि ये फैसले अब उनके और करीब लिए जाएंगे, उनके हक में लिए जाएंगे। लेकिन कुछ सालों बाद कई लोकल संगठनों ने कहा कि केवल प्रशासनिक बदलाव काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर स्थानीय लोगों के पास में उनकी डिसीजन लेने की पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो विकास का लाभ भी सीमित रह जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता जमीन और नेचुरल जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है उनको लेकर के। लद्दाख जो है बेहद संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत ठंडा इलाका है और यहाँ की आबादी बहुत कम है। मौसम कठिन है वहाँ का और पर्यावरण बहुत नाजुक माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई यदि भविष्य में बड़े पैमाने पर बाहरी निवेश या कहें कि निर्माण कार्य बिना पर्याप्त सुरक्षा के शुरू हो गए तो इसका जो असर है उनकी संस्कृति, आजीविका और पर्यावरण पर पड़ सकता है, जैसा कि वहाँ के लोकल लोगों पर। और इसी तरह रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय समुदाय चाहता है कि सरकारी नौकरियां और जो अन्य अवसर हैं उन्हें उन लोगों को मिले, वहाँ के रहने वाले लोगों को उन्हें उचित प्राथमिकता मिले, प्रायोरिटी दी जाए, ताकि जो एरिया का विकास है सबसे पहले वहाँ रहने वाले लोगों को लाभ पहुँचाए, प्रॉफिट दे कि हाँ उनके यहाँ कोई तो विकास हुआ, उनको प्रॉफिट मिला उसका। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई वहाँ पर उनकी मांग जो है, हम आपको बताएं, लोगों का मानना है कि उनके क्षेत्र से जो जुड़े फैसले हैं उसको लेकर के स्थानीय स्तर पर चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनकी भूमिका अधिक मजबूत होनी चाहिए। इससे लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो सीधे प्रशासन तक पहुंचेंगी और जवाबदेही भी, मतलब उसका जवाब भी मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं। अब यहाँ पर एक शब्द जो आपको बार बार सुनाई देता होगा, छठी अनुसूची। पहली बार यह नाम सुनने में आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई अलग कानून है, लेकिन वास्तव में ये जैसे मैं आपको बता दूं, ये भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। इसे आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। हमारा संविधान केवल अधिकार और कानूनों का एक मतलब कलेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जैसे देश के अलग अलग क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को लेकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन्हीं व्यवस्थाओं में एक है छठी अनुसूची। इसका उद्देश्य मतलब ये होता है कि उन क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक व्यवस्था देना है जहां बड़ी संख्या में जो जनजाति होती है, उस समुदाय जो रहते हैं, जनजाति समुदाय के जो मतलब कि थोड़ा आदिवासी टाइप के लोग, वहाँ की जहाँ की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और जीवन शैली बाकी क्षेत्रों से अलग है, बाकी जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है उनका। तो छठी अनुसूची के तहत उनका मतलब ये है, कुछ चुनिंदा जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। और अब सवाल ये है कि क्या परिषद करती क्या है। इन परिषदों को कुछ स्थानीय विषय पर जो टॉपिक्स होते हैं उस पर निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है। उदाहरण के लिए कि जो स्थानीय परंपराओं की रक्षा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, वो गाँवों का प्रबंधन, मतलब कुछ प्रकार के स्थानीय नियम बनाना और सीमित स्तर पर राजस्व से जुड़े अधिकार। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि परिषद राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जगह नहीं लेती, बल्कि स्थानीय जो लोकल वहाँ के रहने वाले लोगों को उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक्स्ट्रा प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराती है। वर्तमान में छठी अनुसूची की व्यवस्था मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। वहाँ अलग अलग स्वायत्त परिषद अपने क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के अनुसार काम करती है। और यही कारण है कि जब लद्दाख में विशेष संवैधानिक सुरक्षा की चर्चा होती है तो कई लोग छठी अनुसूची का उदाहरण देते हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह कुछ जनजातीय क्षेत्रों को उनकी पहचान और उनकी स्थानीय जो प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था मिली है, उसी तरह लद्दाख की भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ भी मजबूत स्थानीय प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि किसी क्षेत्र में छठी अनुसूची लागू करना और एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके लिए केवल मांग पर्याप्त नहीं होती, बल्कि संसद और सरकार को संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। और यहीं से चर्चा जो है आर्टिकल 371 की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि कई जो लोगों का कहना है, जो विशेषज्ञ होते हैं जानने वाले, उनका कहना है कि लद्दाख के लिए जो स्पेशल तरीके से व्यवस्था तैयार करने के अलग अलग संवैधानिक विकल्प मौजूद हैं। इन्हीं विकल्पों में अनुच्छेद 371 भी शामिल है आर्टिकल। अब सवाल है कि आखिर अनुच्छेद जो 371 है, ये 371 में ऐसा क्या है कि जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है। किन राज्यों को इसके तहत विशेष प्रावधान मिले हुए हैं
और क्या भविष्य में लद्दाख को भी इस तरह की व्यवस्था मिल सकती है? अब आगे इन्हीं सवालों का जो हम जवाब समझते हैं। तो अनुच्छेद 371 की बात करें तो जिसके बारे में कुछ समय से आप काफ़ी चर्चा में रहे होंगे, आपने देखा भी होगा। कई लोगों को लगता है कि अनुच्छेद 370 जैसा ही है ये, लेकिन सच ये है कि ये दोनों का उद्देश्य जो है और पूरी जो व्यवस्था है वो थोड़ा अलग अलग है। अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति से जुड़ा था, जबकि अनुच्छेद जो 371 है भारत के अलग अलग राज्यों की विशेष भौगोलिक और जैसा कि कहें कि सांस्कृतिक प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाया गया प्रावधान। यानी इसका मकसद किसी राज्य को अलग पहचान देना नहीं, बल्कि उसकी जो स्पेशल सिचुएशंस के मतलब की विशेष जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार उनके अकॉर्डिंग कुछ अतिरिक्त संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। भारत एक बहुत बेहद मतलब कहें कि विविध देश है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं घने जंगल, कहीं सीमावर्ती इलाके और कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने सदियों से अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं संभाल कर रखी। सभी राज्यों पर बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था लागू करना हमेशा व्यवहारिक नहीं होता। इसी सोच के साथ संविधान में अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। समय के साथ इसमें अलग अलग उपखंड भी जोड़े गए ताकि वहाँ पे जो विभिन्न राज्यों की अलग अलग जरूरतों को संबोधित किया जा सके। इसलिए आज हमें 371A, 371B, 371C से लेकर के 371J तक अलग अलग प्रावधान देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं कि किस राज्य को किस प्रकार का विशेष प्रावधान मिला। सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ पिछड़े क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। उनके संतुलित विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, छोटी छोटी जगह पर भी रहे, लोकल। इसके बाद नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 जो ए जोड़ा गया। यहाँ जो उनके स्थानीय रीति रिवाज, पारंपरिक कानून और भूमि से जुड़े कुछ मामलों में विशेष सुरक्षा दी गई ताकि वहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। असम के लिए 371B और मणिपुर के लिए 371C के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश और जैसे कि बाद में तेलंगाना के लिए भी अलग प्रावधान किए गए जिनका उद्देश्य जो था क्षेत्रीय संतुलन बनाना और अवसरों को बेहतर वितरण था। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के भारत में विलय के बाद वहाँ की जो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 371 जो कि F लागू किया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग संवैधानिक प्रावधान बनाए गए ताकि जो स्थानीय आवश्यकताएं होती, नीड्स होती हैं और जो डेवलपमेंट है उसे कनेक्ट जो भी है चुनौतियों का समाधान है किया जा सके। यानी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अनुच्छेद 371 का मतलब हर राज्य है अलग अलग राज्य के लिए एक जैसा अधिकार नहीं होता, बल्कि हर राज्य के लिए एक अलग प्रावधान है और उनकी जो सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पावर दी जाती है सेफ्टी के लिए। अब सवाल उठता है कि लद्दाख का नाम इसमें क्यों लिया जा रहा है। दरअसल लद्दाख भी एक सीमावर्ती, रणनीतिक, सांस्कृतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ देश के अधिकांश हिस्सों में जो अधिकांश हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। ऊंचे पहाड़, कठिन मौसम, कम आबादी और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसे विशेष बनाती हैं। और इसी वजह से कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार लद्दाख के लिए कोई नया संवैधानिक व्यवस्था बनाती है तो वो अनुच्छेद 371 के ढांचे से प्रेरित हो सकती है या इसके अंतर्गत कोई नया प्रावधान जोड़ सकती है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि अभी तक कोई ऐसा संवैधानिक संशोधन पारित नहीं हुआ है जिससे ये निश्चित रूप से कहा जा सके कि लद्दाख को 371 के तहत नया उपलब्ध मिला है। इस टॉपिक पर अलग अलग प्रस्ताव और संभावनाएं की चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला संसद द्वारा कानून पारित होने के बाद ही लिया जाएगा। यानी फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा। चर्चा जरूर है, इस पर संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट जो सिचुएशन होगी वो आधिकारिक विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार जिस हिल काउंसिल एक्ट की बात कर रही है उसमें ऐसा क्या हो सकता है जिससे लद्दाख के लोगों की कई पुरानी मांगों का समाधान निकल सके, और अगर ये कानून लागू होता है तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तव में क्या बदलाव आएंगे। आइए अब इसी नए प्रस्तावित मॉडल को विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसकी वजह से पूरे देश में लद्दाख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने मैसेज दिए हैं, संकेत दिए हैं। लद्दाख के लिए एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है जिससे फिलहाल हिल काउंसिल एक्ट के नाम से देखा जा रहा है। हालांकि इस कानून का अभी अंतिम स्वरूप संसद में पेश होने के बाद ही पूरी तरह क्लियर होगा।
लेकिन अब तक सामने आई जो जानकारी है इसकी कोई संभावित दिशा जरूर समझी जा सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हिल काउंसिल का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, ऐसे स्थानीय परिषद होती हैं जिसे किसी पर्वतीय या कहें कि विशेष क्षेत्र के विकास और प्रशासन से जुड़े कुछ अधिकार दिए जाते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ की स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। यानी जो लोग उस क्षेत्र की परिस्थितियों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें मतलब कहें कि निर्णय प्रक्रिया जो उनकी है उसमें अधिक भागीदारी मिले। अब सवाल यह है कि लद्दाख में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। लद्दाख जो कि भौगोलिक रूप से बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी की बात करें, जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पहुँचना आज भी आसान नहीं है। मौसम भी कई महीनों तक नॉर्मल जैसे कहें कि प्रशासनिक कामकाज को लेकर इफेक्टिव रहता है। ऐसे में हर छोटी बड़ी समस्या के लिए केवल केंद्रीय प्रशासन पर डिपेंड रहना हमेशा सही नहीं होता। इसलिए चर्चा है कि वहाँ के जो स्थानीय परिषदों को अधिक प्रशासनिक, वित्तीय और विकास संबंधी अधिकार दिए जा सकते हैं, ताकि जो क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार तेजी से फैसले लिए जा सकें। हाल में अगर बात करें तो वर्षों में लद्दाख में प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ है। पहले जहां मुख्य रूप से लेह और कारगिल 2 जिले थे, वहीं अब नए जिले बनाए जाने के बाद प्रशासनिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है। इसका उद्देश्य शासन को जगह कहें कि लोगों के और करीब लाना तथा विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना माना जा रहा है। अगर प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो संभावना है कि प्रत्येक जिले के स्तर पर मजबूत पर्वतीय परिषदें बनाई जाएं। ये परिषदें स्थानीय विकास योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और क्या है कि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और प्रशासनिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि अभी तक सरकार ने प्रस्तावित कानून का पूरा मसौदा सार्वजनिक नहीं किया, पब्लिक नहीं किया है। इसलिए ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि परिषदों को कौन कौन के अधिकार दिए जाएंगे, उनकी शक्तियाँ कितनी होंगी या उनकी सीमाएं क्या होंगी। इन सभी बातों का स्पष्ट तरीके से क्लियरली उत्तर विधेयक के संसद में पेश होने के और जैसा कहें कि उसके आधिकारिक प्रावधान सामने आने के बाद ही मिले। और यही कारण है कि अभी केवल डाउट्स हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, चर्चा हो रही हैं और कुछ लोगों का मानना भी है कि इससे स्थानीय भागीदारी मजबूत होगी। कुछ विशेषज्ञ इसे कहें कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं और वहीं कुछ संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट तरीके से निर्णय नहीं लिया जाएगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। यानी जैसा कि आपने देखा कि सोनम वांगचुक जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, 18-19 दिन हो चुके हैं और बिना कुछ खाए पिए, और सरकार से वो डिमांड करते हैं कि भाई मतलब इस्तीफा दिया जाए, जो प्रशासन को नहीं चला पा रहे हैं अच्छे से, गलत कर रहे हैं, जैसा कि नीट एग्जाम लीक हुआ, इस तरह के जो बातें हैं शिक्षा को लेकर के या जैसा कि विकास को लेकर लद्दाख के। सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने फिलहाल 17-18 दिन से लगभग कुछ नहीं खाया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। 8 किलो वजन तक उनका कम हो चुका है अनशन की वजह से। तो अब आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आपको लगता है, आपको सरकार से क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो भी राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।